जो रेल हादसा हुआ है जिसमें 270 से ऊपर लोगों की जान जा चुकी है, उसकी चर्चा करते हैं आज हम लोग कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था, क्या लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, हमारी रेल व्यवस्था जो है उसमें उसकी सुरक्षा में किस तरह की चूक है जो इस तरह के एक्सीडेंट्स अभी भी होते हैं और ट्रेनें जो हैं वो पटरियों से नीचे उतरती हैं। क्योंकि आप सबको मालूम है कि शुक्रवार की शाम बालासोर में बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास कोलकाता से चलकर चेन्नई तक जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक दूसरी ट्रेन सर एम विश्वेश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी जिस तरह से आपस में टकराई उससे इतनी ज्यादा लोगों की जान गई है, लोग घायल हैं। रेल मंत्री का बयान है कि बालासोर रेल हादसे की शुरुआती जांच के मुताबिक इंटरलॉक सिस्टम में गड़बड़ी हुई थी, तो इस वजह से दुर्घटना हुई है। इसमें अब तक 277 लोगों की जान गई है और हादसे के बाद भारतीय रेलवे की सुरक्षा प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि जो 4 सालों पे की रिपोर्ट है सीएजी की 2017 से 2021 तक, उसके जो आंकड़े आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके मुताबिक 4 सालों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो कुल हादसों की तादाद 217 है। ये है टोटल एक्सीडेंट्स इन 4 सालों में, जिनमें 163 मामले ट्रेनों के पटरी से उतरने के हैं, डिरेलमेंट के, यानी 75% रेल हादसों के पीछे ट्रेनों का पटरी से उतरना ही वजह है। और आग लगने के मामले 20 यानी कि 10% से कुछ कम रेल हादसों की वजह ट्रेन में आग लगना है। सबसे ज्यादा एक बड़ी वजह जो सामने आई है वो डिरेलमेंट है। तो इन आंकड़ों को देखने के बाद भी ये सवाल यही उठ रहा है कि रेल को किस तरह से और सुरक्षित बनाया जा सकता है। एंटी कोलिजन सिस्टम या जो कवच सिस्टम की बात हो रही है वो क्या है, कितना लागू किया जा सका है अब तक और क्यों नहीं हो पाया है पूरे में, और क्या इससे एक्सीडेंट्स रुक सकते हैं, ये तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में जुड़ रहे हैं अनिल अग्रवाल जो एक्स एडिशनल मेंबर रेलवे में रहे हैं, आलोक वत्स हैं राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ आलोक शर्मा हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और संगीता दास जुड़ रही हैं जो पत्रकार हैं नंदी घोष टीवी की। अब आपको बता दें कि लगातार नंदी घोष टीवी इस हादसे की कवरेज करता रहा है और पल पल की जो जानकारी मिली है वो उनके जरिए पहले मिलती रही है। तो हम संगीता से बात करेंगे इस बारे में। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी जुड़ रहे हैं जो पूर्व सीनियर कंसल्टेंट हैं एनआईडीएम के। संगीता दास, आपसे शुरुआत, हादसे की जो आंखों देखी जो बयान आपने लगातार हमें दिया है, इस वक्त भी वहां पर जो व्यवस्था है, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, तमाम लोग पहुंचे हैं, मारे गए लोगों की संख्या बहुत है, जो लोग घायल हुए हैं वहां पे बहुत सारे अस्पतालों में उनको पहुंचाया गया है। आपके पास स्थिति का क्या आकलन है अभी? थैंक यू नगमा जी। अभी तक आज सुबह ही प्रधानमंत्री ने सीएम नवीन पटनायक जी से बात की थी और सीएम ने उनको बताया कि क्योंकि अभी तक जब से ये इंसिडेंट हुआ है 1100 से ज्यादा लोग जो इंजर्ड थे आसपास के हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और उनकी चिकित्सा या फिर ट्रीटमेंट अभी तक चल रही है। आई थिंक अभी 800 से ज्यादा लोग रिलीज हो गए हॉस्पिटल से, 400 से कम लोग हैं जो अभी भी ट्रीटमेंट में है और बाकी 108 बॉडीज जो है जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, बाकी 190 बॉडीज जो है जिनकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, उनके डेड बॉडीज को मर्चरी में रखा गया है। अभी ये दिक्कत है कि अगर ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है फिर बॉडीज को कैसे डिस्पोज किया जाएगा। उसके लिए 2 टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं, 1800345006 और एक है 1929, जो कि पूरे भारत में जो भी पैसेंजर्स थे जो पैसेंजर्स इंजर्ड हुए हैं और जिनकी डेथ भी हो गई है, ये टोल फ्री नंबर के जरिए उनको मैसेजेस जा सके। बाकी जो आ रहे हैं और एक स्पेशल ट्रेन की भी शुरुआत की गई है आज से, जो कि चेन्नई, भद्रक से चेन्नई गया है और एक चेन्नई से भुवनेश्वर आ रहे हैं, जिसमें सारे जो भी इंजर्ड लोग हैं उनके रिलेटिव्स हो या फिर पैसेंजर्स के जिनके डेथ हो गए उनके रिलेटिव्स हो जो आए, और भुवनेश्वर आते ही उनको हेल्प डेस्क की जरूरत है क्योंकि वहां पर रेलवे स्टेशन हो या फिर आप जहां पर एयरपोर्ट हो वहां पर सीधे तौर से सरकार की तरफ से हेल्प डेस्क की सुविधा की गई है, जो सीधा तौर पे यहाँ पर आएंगे और उनको जो सारे प्रॉब्लम्स है वो हेल्प डेस्क से सहायता ले सकते हैं। बाकी स्टेट गवर्नमेंट सारे या फिर आप स्थानीय प्रशासन की बात कीजिए, स्टेट गवर्नमेंट की बात कीजिए, वो लगातार डे 1 से
ये कोशिश कर रहे थे जल्द से जल्द, क्योंकि एक भी जिंदगी ये कीमती है, ये सीएम नवीन पटनायक जी के लिए जो वार्ता है। इसलिए आहत हो, इंजरी हो या फिर जिनकी डेथ भी हो गई है, जी उनके जी। परिवार वर्ग को और रिलेटिव्स की कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए सारे व्यवस्था और सबसे स्टेट ज्यादा से किया जो जाता है। फर्स्ट लाइन ऑफ जो हेल्प मिलती है वो वहाँ के स्थानीय लोगों से होती है, और उन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है, ये पता चल रहा है। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जुड़े हैं, जो पूर्व सीनियर कंसल्टेंट रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इस जिस तरह का कि भयावह हादसा था ये, ब्रिगेडियर दत्ता, कितना मुश्किल है और मुश्किल होता है इस तरह में लोगों को राहत पहुंचाना, क्योंकि इतने ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग मारे गए हैं और उससे ज़्यादा जो लोग बचे हैं और जो बुरी तरह से घायल हैं स्थिति, और 3 ट्रेन जैसे आपस में भिड़ी हैं, तो इसमें राहत बचाव का काम कितना मुश्किल है? देखिए, ये बहुत ही बड़ी त्रासदी है, और इस ऐसे डिजास्टर में जनरली ये देखा जाता है नगमा कि 3 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले रेस्क्यू, फिर आपका जो रिलीफ, और उसके बाद आपका रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल सर्विसेज। तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी, क्योंकि शाम का वक्त था जब ये हादसा हुआ, और अक्सर ये देखा गया है जो रेलवे या रेल डिजास्टर्स होते हैं, तो उसमें जनरली जो पहली हेल्प आती है वो कम्युनिटी से आती है, या जो लोकल्स होते हैं वो वहाँ से आती है। और यहाँ भी देखिए लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हालांकि एनडीआरएफ की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि बालासोर में एक टीम वहाँ थी जो साइक्लोन को देखती है, तो वो त्वरित तौर पे वहाँ आ गई, और सेना की टुकड़ी भी वहाँ पहुँच गई थी। और जिस तरह से रिलीफ ऑपरेशन उड़ीसा गवर्नमेंट ने या सेंटर की तरफ से जो आया, वो काफी एकदम वॉर फुटिंग पे आया। और वहाँ आप ये देखिए, एक और अच्छी बात इसमें देखी गई थी कि जो फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वेस्ट बंगाल की हो या तमिलनाडु की हो या उड़ीसा, तो खैर था ही वहाँ जाए ग्राउंड जीरो पे, तो वहां भी उन्होंने अपने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। तो इसकी वजह से काफी जानें बचा ली गई, क्योंकि करीब 1175 लोग घायल हुए थे। नहीं, ये बात सही आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसमें से बहुत सारे लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है, जैसा संगीता भी बता रही थी अभी कि जानें बचाई जा सकी हैं, फॉरेन रिलीफ, और वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बहुत मदद किया है समय पर। जो राहत बचाव की टीम वहां पहुंची उन्होंने भी। एक बड़ा सवाल लेकिन है कि ये जो हादसे हैं वो इतने जो हम 4 साल की सीएजी की रिपोर्ट भी देख रहे थे, उसमें ट्रेन से का जो डिरेलमेंट है वो एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये हादसे क्या टाले जा सकते हैं, टाले जा सकते थे? कहाँ पर सिक्योरिटी में, सुरक्षा में चूक रही, ये बात हम समझने की कोशिश करेंगे। आलोक शर्मा जी, आपका तजुर्बा या आप जो इसमें जानकारी आपकी है, उस हिसाब से क्या लगता है कि चूक कहाँ पे हुई है? क्या रोका जा सकता है? ऐसे हम दूसरे देशों से भी नहीं सुनते हैं जितने डिरेलमेंट की खबरें अभी भी यहाँ पर आती हैं ट्रेन एक्सीडेंट में। देखिए, मुझे लगता है सीएजी की जो रिपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि 1100 से ज़्यादा डिरेलमेंट केवल 2017 के बाद से हुई हैं। तो केंद्र सरकार को, जो जिनके अंदर सीधा जिनके अधीन रेल मंत्रालय है, उनको ध्यान देना चाहिए था। लेकिन उल्टा हुआ कि 2014 के बाद से ही बजट में जो प्रावधान था कि किस तरह से मेंटेनेंस का वर्क किया जाए, वो पूरा प्रावधान घटता चला गया। आज 4 साल हो गए हैं, उसके बाद भी वो लगातार घटता चला जा रहा है। इतनी डिरेलमेंट हो और उसके बाद आप बजट को भी घटाएं, तो बहुत बड़े सवाल उठाता है। इसी इंटरलॉकिंग के पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ये समझना चाहती हूँ तो कि ये इंटरलॉक सिस्टम में गड़बड़ी जो है उसकी वो क्या होती है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक समझा दे पहले, क्योंकि रेल मंत्री ने बयान दिया है कि इंटरलॉक सिस्टम में गड़बड़ी जो है वो एक वजह है। बहुत चर्चा ये भी है कि एंटी कोलिजन सिस्टम नहीं लगा हुआ है, और वो कवच क्या होता है जिसकी इतनी बात हो रही है? धन्यवाद नगमा जी। सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनों को खोया है और जो लोग घायल हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी की बात हो रही है, उसमें जो एक पॉइंट नंबर 17A है, जहाँ से कि डाइवर्ट होती है ट्रेन, लूप लाइन में, अप लूप लाइन में जाती है और अप मेन लाइन में जाती है। तो पहले से एक मालगाड़ी को अप लूप लाइन में लेके रखा हुआ था और इस ट्रेन को प्रेसिडेंस देना था वहाँ पर, उसी स्टेशन पे जी। तो 17A जो पॉइंट था, उसके पहले जो सिग्नल होता है, जो ड्राइवर को सिग्नल दिया जाता है, उसको मेन लाइन पे, अप मेन लाइन में जाने का सिग्नल दिया हुआ था। लेकिन जो वहाँ पर ज्वाइंट नोट वगैरह रिकॉर्ड हुआ है, जो ज्वाइंट नोट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उसके हिसाब से सिग्नल
अप मेन लाइन का दिया हुआ है, लेकिन पॉइंट लूप लाइन के लिए सेट था। तो गाड़ी पूरी स्पीड से आई 128 kmph के करीब, और मेन लाइन पे ना जाके लूप लाइन में जाके जो गाड़ी खड़ी हुई थी उससे जाके टकराई है। था, लेकिन जो पॉइंट जो सेट था वो लूप लाइन पे जाने का था। तो ये ऐसा इंटरलॉकिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है उस स्टेशन पे, ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक का जो भी लॉगरिथम है और जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये आपको जब क्या तक लग कोई रहा ना है कोई ह्यूमन एरर है इसमें, कुछ टिंकरिंग भी हो सकती है, और वो मतलब डिटेल तो जब पूरा इवेंट लॉग वगैरह की, हर स्टेशन पे एक डाटा लॉगर होता है, उसमें सारे इवेंट रिकॉर्ड हो जाते हैं जी। तो कब कौन सा पॉइंट को ऑपरेट किया गया, कब कौन से सिग्नल को दिया गया, पूरा एक एक टाइम उसमें रिकॉर्ड होता है। तो पूरे डिटेल में जब एनालिसिस करेंगे, जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की इंक्वायरी ऑर्डर की हुई है, उसी से पूरे इवेंट को कोरिलेट करके एक्चुअली पता लगाया जा सकेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो नॉर्मली ये होना नहीं चाहिए, इसलिए मंत्री जी भी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का इशू लग रहा है प्राइमा फेसी, लेकिन अभी उसका जो एक्चुअल रीजन है ये बाद में बताया या कहीं से कोई टिंकरिंग, जैसा आप कह रहे हैं, छेड़छाड़ हुई है, ये सब जांच का विषय है। ये सब जांच, सीबीआई जांच की भी बात हो रही है, उसमें होगा। अब सवाल ये है कि क्या इस तरह के हादसों का अगर कोई एंटी कोलिजन सिस्टम लगा होता, जिसकी बात हो रही है कवच, तो क्या उससे टाला जा सकता था अगर लगा होता, और वो कितना जो लेंथ है रेलवे ट्रैक्स की, किन हिस्सों में लगा है वो? मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रेन कोलिडेंस अवॉइडेंस सिस्टम जो इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, वो बहुत उसके हमारे मंत्री जी ने खुद ही उसके ट्रायल किए थे इंजन पर रह के, और वो सिल 4 सर्टिफाइड है, मतलब बहुत सेफ सिस्टम हमारे इंडिया में RDSO के उसमें ये डेवलप किया गया है। तो अभी इसको लगाने के लिए कुछ 2022-23 के बजट में बोला गया था कि 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जी। तो अभी तो पूरे रेलवे में लगने में टाइम लगेगा, लेकिन साथ ही साथ ये जिस तरह का एक्सीडेंट है, इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में शायद कवच काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कवच का जो मेन रोल है, अगर एक ही लाइन पे दोनों ट्रेन है तो वो आपस में उनका कोलिजन रोक सकता है, एक दूसरे से वो दोनों ट्रेन में अगर वो डिवाइस लगी हुई है तो एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करती है रेडियो सिस्टम के द्वारा, GPS के द्वारा, और उसको ट्रेन की पोजीशन बताते हैं, ड्राइवर को उनका सिग्नल एक्नॉलेज करना होता है। आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे वो लगा भी होता एंटी कोलिजन सिस्टम, तो भी यहाँ पे नहीं रोक सकता जिस तरह की गड़बड़ी यहाँ इस तरह के, क्योंकि इसमें दूसरी लाइन पे जाके गाड़ी को कोलिजन हुआ टक्कर हुई है। तो फिर आलोक जी, एक बात अभी जो आलोक शर्मा कह रहे थे कि बजट प्रोविजन में कमी हुई इसके बावजूद, और जैसा बता रहे हैं अनिल जी भी कि इसकी जब बात हुई कि ये सिस्टम लगे, अब यहाँ पर भले ना रोके, लेकिन अगर एंटी कोलिजन सिस्टम सेफ्टी बढ़ाने के लिए लगे तो बजट में इसमें प्रावधान है, तो फिर बजट का घटाना इस पे समझ नहीं आता। देखिए नगमा जी, सबसे पहले तो मैं दिवंगत आत्माओं को की शांति के लिए दुआ करूंगा, और उड़ीसा के जो वहाँ के लोकल लोग थे, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर राहत कार्य में अपना योगदान दिया है, जी हाँ, वो तो उनको है। धन्यवाद दूंगा। और जो राज्य की सरकारें हैं, उन्होंने भी अपने अपने, जैसे ममता जी हैं या फिर आंध्रा के हैं, वो सब लोगों ने वहाँ पर जिस तरीके से राहत कार्य में बचाने का काम किया है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। अब आई बात कि ये हुआ क्यों, तो चूंकि हम लोग उतना टेक्निकल नहीं है, चूंकि ये रेलवे में टेक्निकल का मामला होता है, लेकिन जो जानकारी हासिल की है उसके हिसाब से इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में गड़बड़ी के कारण वो ट्रेन अपने रूट से डाइवर्ट करके दूसरे रूट पे चली गई। तो जहां तक है कि ये स्वयं नहीं हो सकता है, इसको किसी ने छेड़ दिया है या उसने लैग किया हो अपने काम में, जैसे आप अपने काम के प्रति पूरा सजग नहीं है, उसके कारण ये हुआ है। और इसमें दोषी, जैसा कि बता रहे हैं रेल मंत्री की, वी हैव आइडेंटिफाइड, कि दोषी को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अभी किसी कारण से हम उसका नाम उजागर नहीं कर रहे हैं। तो अगर सीबीआई इसके तो उस आदमी को तो कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए, जिसने इतने जान माल के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए, एक बड़ा सवाल फिर भी उठेगा कि जो रेलवे की सेफ्टी है उस पर बहुत बड़ा सवाल है। आप ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने ये कहा कि रेलवे को लगता है कि सिर्फ बेचने के लिए छोड़ दिया गया है, और हावड़ा एक्सप्रेस में एंटी कोलिजन डिवाइस क्यों नहीं था, ये सवाल उन्होंने उठाए हैं बतौर एक रेल मंत्री भी, कि वो रह चुकी है रेल मंत्री। डिवाइस है कवच, ठीक है, कवच का इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुआ है। वो सही बात है, तो क्यों नहीं हुआ है? दूसरे की वो तो ये कह रहे हैं कि कवच वहां पे लगा होता तो भी शायद काम नहीं उसमें करता। आलोक जी, आप क्या कह रहे हैं कवच के बारे में? देखिए, लगभग
6800 किलोमीटर हमारा रेलवे लाइन है। कवच जिसके बारे में बहुत बढ़ चढ़ कर एडवर्टाइजमेंट किया गया, उसमें केवल 250 किलोमीटर में भी इंप्लीमेंट हुआ है वो, आउट ऑफ 68,000 किलोमीटर्स। दूसरी चीज, इसी तरह की इंटरलॉकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। 9 फरवरी को रिपोर्ट आई थी। 9 फरवरी को रिपोर्ट आने के बाद भी 3 महीने तक रेलवे मंत्रालय पूरी तरह से सोता रहा। सरकार की जिम्मेवारी है कि आपके पास जब 9 फरवरी को रिपोर्ट आ गई 2023 में कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में, और आंध्रा के पास एक इसी तरह का एक्सीडेंट होते होते बच गया, उसके बावजूद हम क्यों नहीं जागे। दूसरी चीज ये है कि आज रेलवे का बजट इस सरकार ने आते ही, मुझे याद है नई दिल्ली स्टेशन के पास हमने एक शो किया था आपके साथ रेल बजट के ऊपर, लेकिन रेल बजट को आपने अलग कर दिया मेन बजट से। रेल बजट में पहले डिस्कशंस होती थी कि भाई कितना प्रोविजन सेफ्टी के लिए, कितना सिक्योरिटी के लिए, कितना नई लाइन के लिए है। आज रेल बजट 10 मिनट में वहां मेन बजट का एक हिस्सा बनकर और पास हो जाता है। तो रेलवे में क्या हो रहा है पिछले कई वर्षों से, जब से बजट नहीं सेपरेट आता है उसका, तो स्वाभाविक है कि देश की जनता को भी नहीं पता चल रहा है। ये सरकार की पूरी तरह से नीतिगत फेलियर है इनका, और जिस तरह से रिपोर्ट आई सीएजी की भी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं है। इनका पूरा ध्यान, क्योंकि प्रधानमंत्री ना होकर वो प्रचार मंत्री हैं, उनका तो कहना प्राण जाए पर मेरा पीआर नहीं जाना चाहिए। आज भी जिस तरह से वहां पर चीजें हो रही हैं दुखदाई हैं। लोकल लोग बधाई के पात्र हैं, तमाम एजेंसीज बधाई के पात्र हैं। कि लोकल लोगों ने काम किया वो बधाई के पात्र हैं, बट सरकारें कहाँ, एक व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह के एक्सीडेंट्स नहीं हो। तो अगर डिरेलमेंट होती है, पटरी से ट्रेन उतरती है, वो मैं आपसे पूछूंगी ये बात कि ये कितने और देशों में सुनाई देता है अभी ऐसे डिरेलमेंट के मामले आते हैं या यहीं पर है? क्योंकि ये नहीं है वैसे कि अभी ही हो रहा है, पूरी हमारे पास कोई भी रिसर्च करके देख सकता है कि रेल हादसे बड़े बड़े हुए हैं और लगातार होते रहे हैं। 1981 में 6 जून को बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था, बिहार की कोसी नदी में डब्बे गिर गए थे, 7 डब्बे, जिसमें 800 यात्रियों की मौत हुई थी। 1995 में यूपी के फिरोजाबाद में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस की टक्कर हुई थी, 360 लोगों की मौत हुई थी। तो ये ऐसे तो लगातार रेल एक्सीडेंट्स ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि होते रहे हैं, बावजूद इसके हम इसकी सुरक्षा या सेफ्टी के लिए, रेल यात्रा को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम नए उठाए गए हैं? अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा और कैसे इन तरह के हादसों को टाला जा सकता है? एक ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं बालासोर में हुए रेल हादसे की, और एक बहुत बड़ा सवाल है किस तरह के रेल हादसे, खास करके जो ट्रेनों में टक्कर या ट्रेन के डिरेलमेंट, लाइन से, पटरी से उतरने की वजह से होती हैं, वो अब तक हम क्यों नहीं रोक पा रहे, तमाम आधुनिक तकनीकों के बावजूद। तो एक बड़ा कारण इसका क्या है? मैं अगर आपसे जानना चाहूँ ये अनिल अग्रवाल जी, कि ये जो हादसा हुआ, इस तरह के हादसे कैसे टल सकते थे? ये इसका फॉल्ट कहाँ दिखता है आपको? सवाल होता है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, और बहुत इसके ऊपर राजनीतिक लड़ाई झगड़ा भी होगा कि कौन जिम्मेदार है, क्या हुआ, क्या सीबीआई इंक्वायरी जो है वो काफ़ी है, सरकार की जिम्मेदारी, वो तमाम बातें हैं, पर व्हाट डू यू सी एज द प्राइमरी कॉज? क्या हो सकता है इनका? क्या ये इल मेंटेनेंस है ट्रैक्स का, या ध्यान नहीं दिया गया है सेफ्टी पे? नहीं, मैं इसमें आपको ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक सेफ्टी का सवाल है, तो मैंने अपनी सर्विस के दौरान देखा है कि रेलवे का बहुत बड़ा फोकस सेफ्टी में, कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, सभी डिपार्टमेंट के ऊपर रहता है। जैसे 2017-18 में रेलवे ने एक राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष RR इसके फंड 1 लाख करोड़ का जारी किया था। उसमें वो 5 साल में 1 लाख करोड़ को स्पेंड होना था, 20,000 करोड़ पर ईयर उस पर स्पेंड किया गया था। अच्छा, तो ये सारा पैसा जो स्पेंड किया गया था, ये रिन्यूअल, रिप्लेसमेंट, अपग्रेडेशन ऑफ ऑल क्रिटिकल सेफ्टी ट्रैक्स की क्या स्थिति है हमारे यहाँ? ये भी है कि एक बहुत लंबा स्ट्रेच है रेलवे ट्रैक्स का, आलोक जी, और उसका मेंटेनेंस नहीं होता या बुरी हालत में है ट्रैक्स जो है। मैं आपको बताना, हाँ, मैं बोलूँ? हाँ, बोलिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्रैक के ऊपर बहुत ज़्यादा इनपुट दिया गया है। सारी रेल्स पुरानी जो थी 52 kg की, वो बदल के 60 kg की रेल लगाई गई, जो ज़्यादा स्टडी है। पूरे वुडन स्लीपर चेंज करके
कंक्रीट स्लीपर 60 केजी के लगा दिए गए हैं। ठीक है। हर डिवीजन में ट्रैक मेंटेनेंस के लिए मशीन उपलब्ध कराई गई है। सब जगह मॉडर्न मशीन्स अवेलेबल हैं ट्रैक मेंटेनेंस के लिए। तो मैनुअल लेबर जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता था वो सारा काम मशीन पे शिफ्ट किया गया है। और ट्रैक रिकॉर्डिंग कार से रेगुलर ट्रैक के सारे पैरामीटर तो की ट्रैक मॉनिटरिंग मेंटेनेंस होती से है। आप संतुष्ट हैं कि ठीक है यहाँ पर? तो फिर ना। समस्या क्या है आलोक जी? अगर हाँ, ट्रैक मेंटेनेंस प्रॉपर है तो सीएजी की रिपोर्ट जो इसी सरकार के अधीन है वो कहती है कि 1200 से ज़्यादा डिरेलमेंट अगर 4 साल में है तो हम कैसे मान लें कि ट्रैक मेंटेनेंस बिल्कुल, प्रॉपर डिरेलमेंट है बहुत। पहली हाँ। चीज़। दूसरी चीज़, अग्रवाल साहब ने अभी एक बात पॉइंट लिया, 1 लाख करोड़ रुपया हम मेंटेनेंस पे खर्च करेंगे। जब से मोदी जी आए हैं, इनकी सरकार आई है, यही एक नया स्लोगन इन्होंने दिया है। अब वो 2047 के सपने दिखाने शुरू कर दिए हैं। एनुअल बजट 1 साल का होता है, उसमें 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ दे के जनता को गुमराह करो कि अगले 5 साल में खर्च होगा। जनता को पता ही नहीं चलता है कि वो खर्च हुआ भी कि नहीं हुआ, और खर्च हुआ तो कहाँ पर हुआ। सीएजी की रिपोर्ट हो, चाहे वो 9 फरवरी की रिपोर्ट हो, चाहे इंटरनल ऑडिट्स हो, सब ये बता रहे हैं कि सरकार का सेफ्टी और प्रॉपर काम करने पे कोई ध्यान नहीं है। आप केवल मोदी साहब एक छोटा सा स्टेशन हो उसकी भी हरी झंडी दिखाएंगे, एक ट्रेन 4-6 चला के पूरे देश को आप सोशल मीडिया पे फैला दीजिए, वंदे मातरम वंदे भारत ट्रेन चल रही है। लेकिन वास्तव में अगर आप इन्हीं मंत्री महोदय जो आज सीबीआई की इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, इन्हीं के ट्विटर टैगलाइन पे अगर आप जाएंगे, कितनी कंप्लेंट्स हैं ऐसे ऐसे। इसी ट्रेन का 3 महीने पहले का एक कंप्लेंट है जिसमें डब्बा दिखाया गया है कि गाय भैंस की तरह, पूरी तरह भेड़ बकरियों की तरह लोग भरे हुए हैं। क्या एक्शन होता है? कोई एक्शन नहीं होता है। ये सरकार पूरी की पूरी, पूरा मंत्रालय जिस राज्य में चुनाव होता है वहां पहुंच जाती है। सीबीआई इंक्वायरी की इसमें बात की गई है और एक तरह से पिन पॉइंट शायद हो चुका है कि किसकी जिम्मेदारी है। पर सवाल ये उठता है, जो आलोक जी कह रहे हैं कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि इंटरनल रिपोर्ट्स थी रेलवे की, 9 फरवरी की रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं, जहां पर ये इंटरलॉकिंग सिस्टम की तरफ भी पिन पॉइंट किया गया था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हादसे टाले जा सकते थे, इतने बड़े हादसे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो 9 तारीख की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसकी कोई जानकारी नहीं है। वो कितना ये सकारात्मक रेलवे की इंटरनल रिपोर्ट है जो वो बता रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि मैंने अभी अनिल अग्रवाल जी से जिम्मेदार भी कौन है इन हादसों के? अभी मैंने अनिल अग्रवाल जी से भी पूछा था, सर उन्होंने मैं कहा समझ मुझे गई भी आपकी ऐसी कोई बात को, जानकारी ठीक है। नहीं अगर है। आपको अनिल जी जानकारी रिटायर नहीं, हो मैं चुके एक हैं। बात पूछ रही हूँ। हम लोग अभी चर्चा भी ये बात की कर रहे थे और सब लोग उदाहरण देते हैं कि जब बड़े रेल हादसे होते हैं तो रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था, और भी उदाहरण हैं। तो अब सवाल तो ये उठेंगे कि इतना बड़ा हादसा होता है, 277 या 275 लोगों का तो अभी तक इसकी पुष्टि हो चुकी है, नहीं 288 से वो रिवाइज होके आ गया था। बहरहाल 270 से ऊपर लोगों की जाने गई हैं। तो सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे कि रेलवे किसके अधीन है, सेफ्टी सिक्योरिटी किसके अधीन है, क्या बजट में कोई कमी आई है? आलोक जी, ये सवाल तो जायज है। देखिए, बजट में जैसा कि अभी अग्रवाल जी ने बताया, मुझे भी यह जानकारी है कि 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था और उसको ईयर वाइज एक्सपेक्ट। लेकिन हाँ, मुझे इस बात को भी मानने में कोई गुरेज नहीं है कि जो रेल ट्रैक सिस्टम है उसको जिस संवेदना से और जिस तत्परता से उसकी निगरानी होना चाहिए उसमें कमी है। उसको और दुरुस्त और मजबूत बनाना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मालवाहक 3.88 मिलियन टन का ये कार्गो ढोते हैं और 25 मिलियन आदमी ढोते हैं। मतलब पूरे भारत में अगर हम देखें तो सबसे रेलवे बड़ा जो है वो एक लाइफलाइन है आपकी, लाइफलाइन सबसे ज्यादा है। लोग यहाँ पर जाते हैं क्योंकि और भारत के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा भी ले जाते हैं ये अपनी तरफ। आलोक जी आप कुछ कहना चाह रहे इसको थे? और मैं भी ब्रेक दुरुस्त लूंगी करने की इसके जरूरत बाद है। और हम इस पर आएंगे कि इनको टालने या रोकने के लिए कहां पर चूक है कि दूसरे देशों में इस तरह के हादसे नहीं सुनाई देते और भारत में अभी भी होता है। आप कुछ मैं कह रहे केवल थे एक इस पर छोटी फिर? सी बात कहना चाहूंगा कि तमाम जो भी डिपार्टमेंट्स हैं रिक्रूटमेंट के नाम पर बिल्कुल बंद दरवाजे कर दिए गए हैं। 3.25 लाख खाली पद हैं रेलवे के अंदर। अगर आप सब कुछ ठेकेदारी प्रथा पर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे, परमानेंट ठीक है। एम्प्लॉइज नहीं होंगे जी। तो यही असर होंगे। तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर खाली पद रहेंगे, ठेकेदारी पर काम दिए जाएंगे, तो क्या उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन पॉइंट कर सकते हैं? जैसा आलोक जी सवाल उठा रहे हैं, इन चीजों को सुधारने के लिए क्या होना चाहिए? इस ब्रेक के बाद
बालासोर का रेल हादसा भयावह है। 277 लोगों की जान जाने की पुष्टि अब तक हुई है और सैकड़ों जख्मी हैं। ऐसा नहीं कि ये पहला हादसा है, लेकिन पिछले 20 सालों में शायद सबसे बड़ा हादसा इसे बताया जाता है। उसके पहले भी 2016 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई थी और 146 लोगों की मौत हुई थी इसमें। 2010 में एक बड़ा हादसा हुआ था बंगाल में मिदनापुर में, और इसमें 235 लोगों की जान गई थी। तो ये 20 साल पहले की बात है, लेकिन अफसोस है कि सालों के बाद, दशकों के बाद ये सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाते हैं। और अगर हम पिछले 20 सालों में भी देखें या उसके पहले भी, तो क्या बदला है? जबकि तकनीक इतनी एडवांस हो गई है और हम बुलेट ट्रेन्स की बात करते हैं, तो क्या हमारी जो आम ट्रेन्स हैं आलोक जी, वो सुरक्षित हुई हैं? कहाँ से एक नई तकनीक इतनी आ रही है और हम अभी तक अपनी ट्रेनों को सुरक्षित नहीं बता सके कि पटरी से ट्रेन उतरती है? देखिए नगमा जी, जो बुलेट ट्रेन की बार बार आप मेंशन कर रही हैं, उसका इन ट्रैकों से कोई लेना देना नहीं। सही बात है, मैं कह रही हूँ कि इतनी उसका एक एडवांस अलग हो चुकी है टेक्नोलॉजी, तो हम इन एक्सीडेंट्स को भी तो नहीं रोक पा रहे हैं आप अभी। देखिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ल्ड क्लास हमने दिया एयरपोर्ट्स, वर्ल्ड क्लास हमने बनाया बहुत सी रेलवे सर, मैं स्टेशन। सिर्फ एक सिंपल बात पूछ रही हूँ कि और ट्रेन सेफ्टी में क्या हम प्रोग्रेस कर पाए ट्रेन हैं? सेफ्टी अनिल जी, में अब भी- कम समय है, इसलिए मैं एक नहीं, कंस्ट्रक्टिव ट्रेन- बात कर लें कि नहीं, हम कहाँ एक- आगे बढ़े। एक अनिल सेकंड। जी, हाँ। ट्रेन सेफ्टी में हम जरूर आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी और की गुंजाइश है ठीक है, जिस ठीक। पर काम करना तो क्या हो सकता है और? ट्रेन सेफ्टी में मैं आपको बता दूं, हम बहुत आगे बढ़े हैं। हमने जैसे हमारे कोचेस थे जो पुराने आईसीएफ डिज़ाइन के एलएचबी के कोच सारे इंट्रोड्यूस किए हैं, वो बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं और एक्सीडेंट के समय में उसमें बहुत इस कम ट्रेन डेथ में होती जो है। हुआ वो ये क्या हुआ? एलएचबी कोच था, बट ये चूंकि कोलिजन था और सारे डब्बे पलट गए, इसलिए थोड़े से 1-2 कोच में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी इसमें हो गई। अदरवाइज इसके पहले जितने भी तो आप कह रहे हैं कोचेस बेहतर हैं, कोचेस बेहतर हुए हैं। ट्रैक्स जो है वो बेहतर है, उनका मेंटेनेंस सही हो रहा इंटरलॉकिंग है? सिस्टम सिग्नलिंग की बहुत इंप्रूव हुई है, बहुत ज़्यादा सेफ हुई है। ट्रैक्स भी बेटर हुए हैं। जो हमारे ब्रिजेस वगैरह हैं ट्रैक के ऊपर, उनमें भी बहुत काम हुआ है। और जो हमारे ट्रैफिक के जो हमारे ट्रेन ड्राइवर्स वगैरह हैं और जो हमारा स्टाफ है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर भी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत पर ड्राइवर काम की हुआ। ट्रेनिंग अभी भी एक सवाल उठती है आलोक जी, ये बात लगातार इस एक्सीडेंट के बाद भी उठ रही है। पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट है राज्यसभा में, जो 8 दिसंबर को प्लेस की गई, वो मेरे हाथ में है जी। उसमें लिखा गया है, स्पेशली क्लियरली मेंशन्ड है कुछ चीजें कि 8 घंटे जिस ड्राइवर की ड्यूटी है 14-14 घंटे ड्यूटी कर रहा है। तो यानी कि अंडरस्टाफ्ड है। अंडरस्टाफ्ड है। दूसरी चीज, अभी जो आपने मुख्य सवाल पूछा, एनडीटीवी के दर्शक जाने कि आगे से इस तरह की घटना ना हो, जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है उसकी रिकमेंडेशंस को माना जाए। 8 दिसंबर को और आई क्या है। रिकमेंडेशंस हैं वो? रिकमेंडेशंस में सेफ्टी के लिए है, तमाम चीजें हैं। जी। एक एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत बड़ा फैसला इसमें लिया गया है, पेज नंबर 4 पर। उसमें लिखा गया है कि जो कमिश्नर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। बड़ी चालाकी से एक अधिकारी को बाहर कर दिया गया। ये अधिकारी को पिन पॉइंट करना पड़ेगा कौन रिस्पॉन्सिबल है। जी। 300 लोग चले गए, इसकी जांच प्रॉपर हो, एक एग्जाम्पलरी हो, एग्जाम्पल सेट हो कि अगर ऐसी कोई घटना होगी तो बड़े से बड़े अधिकारी और मंत्री को भी नहीं छोड़ा जी, जाएगा। ये संदेश देना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, ताकि लोग सतर्क रहें और अपनी जो जिम्मेदारी है उसको सही तरह से निभाएं। तो बहुत धन्यवाद आपका इस बात की तरफ इशारा करने के लिए, और आप सभी लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम लोग। तो बालेश्वर में हुए इस रेल हादसे की वजह कुछ हद तक समझ में आई है, जैसा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है। साथ ही रेल मंत्री ने ये ऐलान किया है कि इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है रेलवे बोर्ड द्वारा, और तब सारी बातें सामने आएंगी कि क्या इसमें तकनीकी गड़बड़ी हुई है इंटरलॉकिंग सिस्टम में, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 277 लोगों की जान गई है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है सुरक्षा पर, रेलवे की सुरक्षा पर। आज हम लोग में इतना ही। नमस्कार।